गूगल के datacommons.org के अनुसार संपूर्ण विश्व की आबादी का लगभग 60% लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं भारत में यह संख्या 43% है, यानी लगभग 62 करोड़ लोग, जिसमें से अधिकतर लोग 12 से 17 साल की उम्र के हैं और 18 से 34 वर्ष की आयु के बीच की रेंज के लोग भी लगभग उतना ही इंटरनेट प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और मैं हूं आपका होस्ट आपके अपने चैनल शोर के लिए। आज हम बात करने वाले इंटरनेट का इतना ज़्यादा असर होता जा रहा है संपूर्ण विश्व पर और भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट प्रयोग कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग पर और शरीर पर क्या असर होता है। मूल रूप से हमारे दिमाग से 3 तरह के, आसान भाषा में बताऊं तो, केमिकल निकलते हैं। एक होता है डोपामिन। डोपामिन को अगर हम समझना चाहें तो डोपामिन वह चीज़ है जो हमें बताता है कि हमें किसी चीज़ को और लेना चाहिए। वही सेरोटोनिन है जिसका असर अच्छा होता है और यह बताता है हमें कि हाँ, हम जो कंज्यूम कर चुके हैं या हम जो प्रयोग कर चुके हैं ये काफ़ी है, अब और की आवश्यकता नहीं है, यानी संतुष्टि भाव जगाता है। वहीं तीसरा केमिकल जो है दिमाग से निकलने वाला वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, इसे सब कुछ तुरंत चाहिए और इन तीनों केमिकल का अलग अलग उतना प्रभाव नहीं होता, परंतु इंटरनेट के प्रयोग के कारण डोपामिन और कॉर्टिसोल दोनों मिलकर काम करते हैं और ये एक एडिक्शन की तरह हो जाता है। एडिक्शन यह उतना ही सीरियस है जितना ड्रग एडिक्शन दिखाई देता है। इसमें लोगों को डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है और हिंसक होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो डोपामिन और कॉर्टिसोल मिलकर एक व्यक्ति को एडिक्ट बनाते हैं किसी चीज का, और बॉडी में अगर सेरोटोनिन की कमी होती रहती है तो वह व्यक्ति एग्रेसिव भी होता है, उसे सब तुरंत भी चाहिए, और डिप्रेशन में होता है क्योंकि उसे और कुछ नहीं मिल पा रहा होता। तो यह एक क्रोनिक स्ट्रेस की सिचुएशन बन जाती है जब ये तीनों इस तरह काम करते हैं, यानी डोपामिन और कॉर्टिसोल दोनों मिलकर पॉजिटिव रूप में काम करते हैं और सेरोटिन जिसकी संख्या धीरे धीरे बॉडी में कम होने लगती है, और यही जो है एक एडिक्शन कहलाता है। ड्रग एडिक्ट्स में ये बहुत कॉमन है और इंटरनेट के बढ़ते हुए प्रयोग का लगभग यही असर होता है हमारे बच्चों के मानसिक स्तर पर। होता यह थोड़े बड़े लोगों में भी है, परंतु बच्चों के लिए इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। डोपामिन और कॉर्टिसोल हमने बात की, ये निगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं हमारे दिमाग को, यानी सब कुछ तुरंत चाहिए, ज़्यादा चाहिए और अधिक चाहिए, और दिमाग कुछ नहीं सोच पाता उस चीज़ के बारे में जिसका एडिक्शन सा हो जाता है। परंतु सेरोटोनिन के बारे में बात करी, यह एक फील गुड फैक्टर है। ये करता क्या है देखते हैं। ये पहले बताता है इंसान को कि बस अब नहीं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की डाइट पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है उनको जितना खाना चाहिए वो उतना ही खाते हैं। वहीं ऐसे ढेरों लोग हैं कि अगर उन्हें अपनी पसंद का खाना मिल जाए तो वो खाते चले जाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं अक्सर। तो सेरोटोनिन वह चीज़ है जो बताता है कि बस काफ़ी हो गया, हमें और नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है, और वह उतने में संतुष्ट भी हो जाता है ना। और दूसरा, सेरोटोनिन बॉडी के तापमान को भी नियंत्रित करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा, आपकी बॉडी की जीआई ट्रैक जो होती है यह उसमें होता है। जीआई ट्रैक यानी मुंह से लेकर एनस तक की संपूर्ण आपकी जो उसमें यह होता है, माउथ से लेकर एनस तक, इसलिए यह हमारे पूरी बॉडी को प्रभावित कर रहा है। यह बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेरोटोनिन का अत्यधिक हो जाना ज़रूर नुकसान कर सकता है महिलाओं को, जिससे उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना हो सकती है, परंतु आइडल क्वांटिटी में सेरोटोनिन बहुत ज़रूरी है। यह भूख को भी नियंत्रित करता है और इसको सही मात्रा में बनाए रखने के लिए नींद की भी आवश्यकता है। तो अगर आप इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, रात में इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, नींद टाइम पर नहीं ले रहे हैं, तो सेरोटोनिन में तेज़ी से कमी आ सकती है, आप हिंसक हो सकते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल आपको नहीं हो सकता है। और यह सेरोटोनिन किसी इंसान की चोटों को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी में सेरोटोनिन अच्छी मात्रा में है तो यह बॉडी में बहुत सारी चीज़ें करता है और एक दवा के रूप में काम करता है। सेरोटोनिन की बॉडी में सही मात्रा को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, एक ऐसा केमिकल है जो बहुत पॉजिटिवली मदद करता है हमें। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे खाने खाने पड़ेंगे जिसमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये कौन से खाने हैं हम देखते हैं। पहला, आप हरी सब्जी खा सकते हैं, आप नियमित रूप से सौंफ खा सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, पाइनएप्पल, केले, राइस, दाल, सैल्मन फिश, नट्स, ओट्स जैसे काजू, अखरोट,
तो ये सभी चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें वेज भी हैं, नॉन वेज भी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी खाने की प्रेफरेंसेस क्या है। परंतु अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हैं, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इनमें से कुछ भी खाने से पहले एक बार अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, ताकि आपको आइडल क्वांटिटी में वह न्यूट्रिशन मिल सके जो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए सही है। इसके अलावा दो और चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। एक, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इस समय किस उम्र पर है और आप फिजिकली कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, परंतु नियमित रूप से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर सकें। दूसरा, सनलाइट, यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेरोटोनिन के सही मात्रा में उत्सर्जन के लिए। मानसिक प्रभावों की हमने बात करी, इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं। सामाजिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर और हर उस इंसान पर जो इंटरनेट का अधिकतर यूज़ कर रहा है, एडिक्शन सा हो गया है उसको, उस पर ये प्रभाव क्या पड़ते हैं, कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। नींद और परिवार को दिए जाने वाला समय लगातार कम होता रहता है, और नींद, जैसा कि हमने बात करी, हमारी बॉडी जब सो रही होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो अपने आप ठीक करती है। इसीलिए आप देखिए, जब भी आप बीमार होते हैं तब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप अधिक से अधिक आराम करें। नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बार डाला था कि स्लीप इज आवर बिगेस्ट एनिमी, यानी इंसान जब सो रहा होता है तब वह नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं करता, बाकी उसे नेटफ्लिक्स दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम कुछ ना कुछ उसे ऐसा देते रहेंगे कि वह लगातार वह नेटफ्लिक्स का प्रयोग करता रहे, और इसीलिए शायद पिछले 10 वर्षों में नेटफ्लिक्स बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ पाई जाती है जो बच्चों में ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी और डिसीजन पावर वीक हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में कमी का एक बड़ा कारण है, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो यूएस जनरल सर्जन है, उन्होंने कहा है इंटरनेट हमें टू मच टू सून दे देता है। आपको याद हो, आज से लगभग 15 साल पहले तक जब इंटरनेट का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं था, इंटरनेट हालांकि इतना था भी नहीं, तब उस समय हमें अगर कुछ पढ़ाई करनी हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो हम किताब खरीदने जाते थे, हम किताबें खरीदते थे, हम ढूंढते थे, नोट्स बनाते थे, हम एक लंबा समय देते थे, डेडिकेशन होता था, समर्पण होता था वह। पर आज ऐसा नहीं है, आप इंटरनेट पर किसी भी चीज़ के बारे में टाइप कीजिए, तुरंत खुल जाएगा। तो यह जल्दी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, परंतु इस जल्दबाजी के कारण कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन जो है अब बच्चों में कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए उनकी डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो रही है। हम देखते हैं, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास में अलग विषय होते हैं और उन विषयों में जो भी चीज़ें होती हैं उसको सेकेंड क्लास में और बेहतर और एक्सप्लेन करके बताया जाता है, और ऐसा लगातार 10वीं तक चलता रहता है। हम साइंस को अलग अलग पोर्शन में उसकी उम्र, उस बच्चे की उम्र और उसके मानसिक विकास के अनुसार देते हैं, परंतु इंटरनेट ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा इंटरनेट पर कुछ भी टाइप करके कुछ भी देख सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है, तो यह उसकी हो सकता है कि उसकी उम्र के लिए और मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित होती है, जिसके कारण सोशल इंटेलिजेंस में भी कमी आती है। चूंकि परिवार को दिया जाने वाला समय, अपने आसपास के लोगों को दिया जाने वाला समय कम होता रहता है इंटरनेट के ज़्यादा प्रयोग के कारण, इसलिए लोगों के साथ रहने की आदत कम हो जाती है और व्यक्ति सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। सोसाइटी में रहता भी है परंतु नहीं भी होता है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, हमने देखा होगा अपने ही घरों में कई बार देखने को मिलता है, अगर एक कमरे में 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो सब लोग अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपस में बातचीत कम हो गई है, अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है। और आप देखिए पिछले 10 साल में न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, यानी छोटे छोटे परिवार बढ़ते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार की प्रथा तेजी से कम होती चली जा रही है। एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि हमें हर थोड़ी देर में लगता है कि हमारा मोबाइल अगर इधर रखा हुआ है तो उसमें कोई मैसेज आया या वो वाइब्रेट हुआ है, तो हम कई बार रैंडमली बिना किसी कारण के, बिना किसी ज़रूरत के मोबाइल उठाकर देखते हैं कि क्या कोई मैसेज आया है, क्या मोबाइल में कोई ब्लिंक हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया। परंतु ये क्यों देखते हैं? क्योंकि यह एक बीमारी है जिसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम की संज्ञा दी गई है। इसके बाद देखते हैं कि इंटरनेट को डिज़ाइन किस तरह किया गया है। यह इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये एडिक्शन की तरह हो जाता है धीरे धीरे, और कुछ लोगों पर इसका बहुत असर होता है और बच्चों पर इसका असर निश्चित रूप से नकारात्मक होता है। क्यों?
क्योंकि अगर हम इंटरनेट पर जो देख रहे हैं उस तरह की चीज़ें वो हमें लगातार दिखा रहा है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कल से यूट्यूब पर 2 या 3 दिन तक किशोर कुमार साहब के गाने सुनूं, तो वो अगले एक लंबे समय तक मुझे दिन भर किशोर कुमार के गाने जो हैं वह रिकमेंडेशन में देता रहेगा। क्यों? ताकि मैं इंगेज बना रहूं। तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है, सबसे महंगा प्रोडक्ट है इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, वो अटेंशन हो चुका है। अब कार की कंपनीज दुनिया की सबसे अमीर कंपनी नहीं बची हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर्स पर काम करने वाली कंपनीज दुनिया में सबसे आगे हैं और सबसे अधिक धन कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन जो है वह एक प्रोडक्ट हो चुका है। इसको एक उदाहरण के जरिए से समझाता हूं। अगर मुझे एक शूज खरीदना है और मैंने वह जूता इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करी, तो अगले कुछ दिन तक लगातार इंटरनेट पर मुझे ऐसे ऐड दिखते रहेंगे, विज्ञापन दिखते रहेंगे जिसमें जूतों के बारे में बताया जाएगा, लगातार बहुत बार। तो इंटरनेट पर जो एड्रेस दे रहे होते हैं वो लोग, या फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं, वो सस्ता नहीं होता, वो सबसे महंगा एडवर्टाइजमेंट है। इतना महंगा एडवर्टाइजमेंट जो प्रोडक्ट की दे रहा है, उसकी कॉस्टिंग कहां से निकालेगा? उसकी कॉस्टिंग हम लोगों में से निकालेगा, कंज्यूमर से निकालेगा, और कोई कारण नहीं है। आप देखिए ऐसी ढेर सारी कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट को सस्ता भी देती हैं, और ऐसी भी कंपनी है जो उसी तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत महंगा दे रही हैं। जो बहुत महंगा दे रही हैं वो पूरी दुनिया में ऐड कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा वह ऐड पर खर्च कर रहे हैं ताकि आपका अटेंशन हासिल कर सकें, क्योंकि हमारा अटेंशन ही अब प्रोडक्ट बन चुका है। तो सोशल मीडिया इसी तरह डिज़ाइन की गई है, और इसके कारण हम लोगों के परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होता है। जो बच्चे होते हैं स्कूल के या कॉलेज के, उनका पढ़ाई पर ध्यान कम होने लगता है, और जो काम करने वाले लोग हैं ऑफिस में, उनका भी काम पर ध्यान धीरे धीरे कम हो जाता है। हमें याद होगा पंकज कपूर साहब का एक प्रोग्राम बहुत पहले आता था दूरदर्शन पर, जिसका नाम था ऑफिस। वे लगातार सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे होते थे। हर एपिसोड में एक नया ऑफिस होता था, और उस ऑफिस में ऐसे ढेर सारे लोग होते थे जो काम नहीं कर रहे होते थे। तो ये जब हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करने लगेगा, तब हम अपनी खुद की ग्रोथ मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और अपनी जिंदगी की रेस में धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। कितना नकारात्मक असर हो सकता है बच्चों पर, हमने हाल ही के कुछ सालों में देखा है। हमें याद है कई बच्चे ऐसे थे जो पबजी खेलते समय हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ये बहुत दुखद घटनाएं थी, परंतु भारत में एक ऐसी चीज़ सिर्फ एक नहीं थी, और वह सिर्फ पबजी भी नहीं था। अन्य ऐसे ढेरों गेम्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखते हैं, और मेंटली उनके दिमाग को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं उसमें कि उनका दिल तक प्रभावित होने लगता है। तो सिर्फ वह इकलौती घटना नहीं थी, ऐसी इस देश में ढेरों घटनाएं हो चुकी हैं जब इंटरनेट पर गेम्स खेलने के कारण, या इंटरनेट पर साइबर फ्रॉड बहुत ईजीली बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर जो साइबर फ्रॉड की भी घटनाएं, वो आपको कुछ ज़्यादा देने की कोशिश में, हाल ही में जो न्यूज़ में नई तरह के साइबर फ्रॉड आ रहे हैं, उसमें ऐसा पाया गया है कि कई बार आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐसे लिंक भेजे जाते हैं कि आप 100 रुपये दीजिए और आधा घंटे बाद उसके 150 रुपये हो जाएंगे। हाल ही में मेरे एक मित्र के साथ भी ये हुआ। उसने पहले 100 रुपये लगाए थे, उसे 150 रुपये मिल गए, फिर उसने 5000 रुपये लगाए, धीरे धीरे 8 मिल गए, और बाद में उसके 20,000 रुपये चोरी कर लिए उन लोगों ने। मुझे उसने बहुत बाद में बताया कि वह साइबर सेल के पास गया। तो प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी ऐसी है जो आपकी मदद कर सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, विशेषज्ञों के पास जरूर जाएं। अगर आप इंटरनेट एडिक्शन का शिकार खुद को महसूस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, परंतु कोशिश करें कि अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करें। इंटरनेट फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो साइबर सेल की मदद ज़रूर लें। जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन को खोज सकें। और अगर हम अपने मोबाइल को देखें, अपने डिवाइसेस को देखें, तो उसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, जैसे ब्लू लाइट फिल्टर या फिर रीडिंग मोड। ब्लू लाइट फिल्टर क्या होता है? देखिए, आपका स्क्रीन जो होता है वो ब्लू लाइट जो रे होती हैं वो एमिट करता है, जिसके कारण होता क्या, आपका दिमाग ये समझ नहीं पाता कि दिन है या रात है, यानी समय का आभास धीरे हो जाता है हमारे लिए समझना। तो तुरंत ही ब्लू लाइट फिल्टर का जो बटन है अपने मोबाइल में, या फिर रीडिंग मोड है, सो ऑन कर दें। इससे स्क्रीन जो होगा वो आपकी आंखों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा जैसे ही आप ऑन करेंगे, और यह आपके दिमाग पर वह असर नहीं कर पाएगा जिससे कारण आप समय का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जी हाँ, यह बिल्कुल मदद कर सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर या रीडिंग मोड है, उसे लगातार 24 घंटे ऑन रखें। कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, यह सिर्फ इंटरनेट अकेला नहीं हो सकता है।
आसपास की बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित कर सकती हैं हमको या उन बच्चों को जो धीरे धीरे इंटरनेट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। PEW की एक रिसर्च में, जिसमें उसने 13 से 17 साल तक के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की, तब पता चला कि उनमें से उस उम्र के 13 से 17 साल तक के बच्चों ने बोला, जिसमें से उनकी संख्या 54% थी, 54%, यानी आधे से अधिक बच्चों ने बोला कि इंटरनेट उनके लिए छोड़ना, सोशल मीडिया उनके लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो एक नई टर्म सामने आई है, चिल्ड्रन ऑफ द वेब, यानी इंटरनेट के बच्चे। आपने देखा होगा हाल ही में ऐसे बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ वर्षों में हमें दिखाई देते हैं, हमारे ही परिवारों में, हमारे ही आसपास के परिवारों में दिखाई देते हैं, जो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। तो बच्चों की मानसिकता से इतना असर हो रहा है कि अब वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल तक कर रहे हैं। परंतु द हिंदू में छपी निमहंस की रिपोर्ट कहती है कि पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पर बड़ा असर पड़ा है। तो सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं जो स्वयं इंटरनेट के इतने आदी होते जा रहे हैं, उनके आसपास का जो माहौल है, उनकी परवरिश में इंटरनेट का एक बड़ा योगदान है। उनके आसपास ऐसा माहौल है। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि स्वतंत्रता उन्हें ज़्यादा मिलने लगती है अपने पिता से, और माँ से कंट्रोल ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण बच्चों के अंदर रिजेक्शन पैदा होने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करने लगते हैं। हमने देखा होगा ऐसे बच्चे जो खाना नहीं खा रहे हैं बिना इंटरनेट के, ये ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। परंतु उनकी फीडिंग का, यानी सीखने का जो तरीका है, जो चरणबद्ध तरीका स्कूल और कॉलेज एजुकेशन सिस्टम हमें देता है, यह वह नहीं है। ये जिस सिस्टम से सीख रहे हैं वह सिस्टम सबसे खराब चीज़ है। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग आधे टीनेजर्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट एडिक्शन की आदत नहीं पड़ती, परंतु बचे हुए आधों को पड़ सकती है। इसलिए हमें सोचना होगा कि पेरेंट्स के रूप में हमारा बिहेवियर क्या हो। ऐसे अनेक बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए इंटरनेट देता हूं ताकि वो अपना होमवर्क कर पाएं। तो कितने समझदार लोग हैं जो पूरी दुनिया को इंटरनेट यूज़ करा रहे हैं, कंप्यूटर्स बेच रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं। वह अपने बच्चों को स्वयं इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ करने नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। तो हमने देखा द हिंदू में जो निमहंस की रिपोर्ट छपी, उसमें क्या कहा गया कि परिवार का जो माहौल है, पेरेंट्स की जो आदतें हैं, उसका बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्वयं अकेले इंटरनेट एडिक्शन की आदत अपने आसपास की परिस्थितियों से भी लग सकती है। तो एक चीज़ पर और ध्यान दें हम, अगर मान लीजिए मेरे पास स्वयं एक सैमसंग का टीवी है और उस टीवी पर कोई घटिया सा टीवी सीरियल आ रहा है या जो मुझे पसंद नहीं आया व्यक्तिगत रूप से, तो उसके लिए मैं सैमसंग के टीवी को दोष तो नहीं दूंगा। तो हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, जो मोबाइल है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपना सोशल ऑडिट खुद करना पड़ेगा। आप देखिए, आपके मोबाइल में टाइम क्लॉक होती है, वो बता सकती है कि आप अपने मोबाइल का यूज़ दिन में कितने घंटे के लिए कर रहे हैं। वो बाइफरकेशन भी बता देगा कि आपने अपने मोबाइल में इतने घंटे के प्रयोग में कितनी देर यूट्यूब चलाया है, कितनी देर आपने व्हाट्सएप चलाया। आपको जांचना होगा। और मुझे पता है प्रारंभ में इसे तेज़ी से कम करना, आइडल बनाना मुश्किल होता है, तो इसे 10% करके कम करें। ऐसा हो सकता है कि आपने 1 घंटे आज यूट्यूब चलाया हो, कल कोशिश करें इसे 50 मिनट ही चलाएं। सोशल ऑडिट करना अगर हम सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी माहौल को, परिवार के माहौल को, आसपास की परिस्थितियों को और बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कई चीज़ों से बदल सकते हैं। हमने वैज्ञानिक पहलू की बात की, जब देखा कि सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए और सही मात्रा में रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हमें लगभग क्या करना चाहिए। हालांकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम निश्चित रूप से किसी दिन उस पर एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाएंगे, परंतु इंटरनेट से पड़ने वाले प्रभाव से हमारे दिमाग पर क्या असर होता है वो आपको बता चुका हूं। और टेड टॉक्स में क्रिस्टीन गैजुची ने कहा था कि सोशल मीडिया इज मेकिंग अस अनसोशल। हमें याद रखना होगा कि इंटरनेट हमारे लिए, हम इंटरनेट के लिए नहीं है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंटरनेट के बढ़ते हुए दुष्परिणाम के कारण हमारे हर पहलू पर जो असर होता है, सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, वैज्ञानिक पहलू हो, हमने सभी की बात करी। अगर आप चाहते हैं ऐसे अन्य किसी विषय पर भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना चैनल शोर।